इन्हीं लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कवकों को एक अलग जगत फंजाई के अंतर्गत रखा गया है। सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों के साथ मोनेरा तथा एक कोशिक जीवधारियों को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कोशिका भित्ति युक्त क्लाइडोमोनास एवं क्लोरेला, जिन्हें पहले पादपों के अंतर्गत शैवाल में रखा गया था, पैरामीशियम एवं अमीबा, जिन्हें पहले प्राणी जगत के साथ रखा गया है, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इस प्रकार इस पद्धति में अनेक जीवधारियों को एक साथ रखा गया है, जिन्हें पहले की पद्धतियों में अलग अलग रखा गया था। ऐसे वर्गीकरण के मानदंडों में परिवर्तन के कारण हुआ है। इस प्रकार के परिवर्तन भविष्य में भी हो सकते हैं, जो लक्षणों तथा विकासीय संबंधों के प्रति हमारी समझ में सुधार पर निर्भर होगी। समय के साथ साथ वर्गीकरण की एक ऐसी पद्धति विकसित करने का प्रयास किया गया है, जो न सिर्फ कायिक एवं प्रजनन संबंधी समानताओं पर आधारित हो, बल्कि जाति वृत्तीय हो और विकासीय संबंधों पर भी आधारित हो। इस अध्याय में हम विटेकर पद्धति के अंतर्गत मोनेरा, प्रोटिस्टा एवं फंजाई के लक्षणों का अध्ययन करेंगे। प्लांटी एवं एनिमेलिया जगत, जिन्हें सामान्य भाषा में क्रमशः पादप एवं प्राणी जगत कहते हैं। 2.1 मोनेरा जगत। सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। ये सूक्ष्म जीवों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया देखे गए हैं। ये गर्म जल के झरनों, मरुस्थल, बर्फ एवं गहरे समुद्र जैसे विषम एवं प्रतिकूल वास स्थानों, जहाँ दूसरे जीव मुश्किल से ही जीवित रह पाते हैं, में भी पाए जाते हैं। कई बैक्टीरिया तो अन्य जीवों पर भी उनके ऊपर परजीवी के रूप में रहते हैं। बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर 4 समूहों, गोलाकार कोकस, बहुवचन कोकाई, छड़ाकार बैसिलस, बहुवचन बैसिलाई, कौमा आकार के विब्रियम, बहुवचन विब्रिया, तथा सर्पिलाकार स्पाइरिलम, बहुवचन स्पाइरिला में बांटा गया है। यद्यपि संरचना में बैक्टीरिया अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं, परंतु इनका व्यवहार अत्यंत जटिल होता है। उपापचय की दृष्टि से अन्य जीवधारियों की तुलना में बैक्टीरिया में बहुत अधिक विभिन्नता पाई जाती है। उदाहरण स्वरूप वे अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित कर सकते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी, स्वपोषी अथवा रसायन संश्लेषी स्वपोषी होते हैं, अर्थात वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते, अपितु भोजन के लिए अन्य जीवधारियों अथवा मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते रहते हैं। टॉपिक 2.1.1 आद्य बैक्टीरिया। ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थानों जैसे अत्यंत लवणीय क्षेत्र, हैलोफी, गर्म झरने, थर्मोएसिडोफिल एवं कच्छ क्षेत्र, मेथेनोजेन में पाए जाते हैं। आद्य बैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। यही लक्षण उन्हें प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रहने के लिए उत्तरदायी है। मिथेनोजेन अनेक रूमिनेट पशुओं जैसे गाय एवं भैंस के आंत्र में पाए जाते हैं तथा इनके गोबर से मीथेन जैव गैस का उत्पादन करते हैं। टॉपिक 2.1.2 यूबैक्टीरिया। हजारों बैक्टीरिया अथवा वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति एवं एक अशाभ बैक्टीरिया द्वारा की जाती है। साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें नील हरित शैवाल भी कहते हैं, में हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है तथा ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। चित्र 2.2 साइनोबैक्टीरिया एक कोशिक क्लोनीय अथवा तंतुमय अनवड़ जलीय समुद्री अथवा स्थलीय शैवाल हैं। इनकी कॉलोनी प्रायः जेलीनुमा आवरण से ढकी रहती है, जो प्रदूषित जल में
बहुत फलते फूलते हैं। बैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक एवं एनाबिना पर्यावरण के नाइट्रोजन को टेट्रोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थिर कर सकते हैं। रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया नाइट्रेट, नाइट्राइट एवं अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर उनसे मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एवं सल्फर जैसे पोषकों की पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परपोषी बैक्टीरिया प्रकृति में बहुतया से पाए जाते हैं और इनमें अधिकतर महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं। इन परपोषी बैक्टीरिया में से अनेक का मनुष्य के जीवन संबंधी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये दूध से दही बनाने में, प्रतिजैविकों के उत्पादन में, युग्मन उत्पादक की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। कुछ बैक्टीरिया रोगजनक होते हैं जो मनुष्यों, फसलों, फार्म एवं पालतू पशुओं को हानि पहुंचाते हैं। विभिन्न बैक्टीरिया के कारण हैजा, टाइफाइड, टिटनेस, साइट्रस, कैंकर जैसी बीमारियां होती हैं। बैक्टीरिया प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में ये बीजाणु बनाते हैं। ये लैंगिक प्रजनन भी करते हैं, जिनमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का पुरातन स्थानांतरण होता है। माइकोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी हैं जिनमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती। ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती हैं। अनेक माइकोप्लाज्मा प्राणियों एवं पादपों के लिए रोगजनक होती हैं। टॉपिक 2.2 प्रोटिस्टा जगत। सभी एक कोशिक यूकैरियोटिक को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है, परंतु इस जगत की सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित नहीं हो पाई हैं। एक जीव वैज्ञानिक के लिए जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है, वही दूसरे के लिए एक पादप हो सकता है। क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनाइड, अवपंख, कवक एवं प्रोटोजोआ सभी को एक पुस्तक में प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य जलीय होते हैं। यूकैरियोटिक होने के कारण इनकी कोशिका में एक सुसंगठित केंद्रक एवं अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। कुछ प्रोटिस्टा के कासाब एवं पश्चाप भी पाए जाते हैं। ये अलैंगिक तथा कोशिका संलयन एवं युग्मनज जाइगोट बनने की विधि द्वारा लैंगिक प्रजनन करते हैं। टॉपिक 2.2.1 क्राइसोफाइट्स। इस समूह के अंतर्गत डायटम तथा सुनहरे शैवाल डेस्मिड आते हैं। ये स्वच्छ जल एवं लवणीय समुद्री पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं तथा जलधारा के साथ निश्चेष्ट रूप से बहते हैं। डायटम्स में कोशिका भित्ति साबुनदानी की तरह इसी के अनुरूप दो अतिच्छादित कवच बनाती है। इन भित्तियों में सिलिका होती है जिस कारण ये नष्ट नहीं होते हैं। इस प्रकार मृत डायटम्स अपने परिवेश में कोशिका भित्ति के अवशेष बहुत बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं। करोड़ों वर्षों में जमा हुए इन अवशेष को डायएटमी मृदा कहते हैं। कणमय होने के कारण इस मृदा का उपयोग पॉलिश करने, तेलों तथा सिरप के निस्यंदन में होता है। ये समुद्र के प्रमुख उत्पादक हैं। टॉपिक 2.2.2 डायनोफ्लैजेलेट। ये जीवधारी मुख्यतः समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनमें उपस्थित प्रमुख वर्णकों के आधार पीले, हरे, भूरे, नीले अथवा लाल दिखते हैं। इनकी कोशिका भित्ति के बाह्य सतह पर सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती हैं। अधिकतर डायनोफ्लैजेलेट में दो कासाब होते हैं
जिसमें एक लंबवत तथा दूसरा अनुप्रस्थ रूप से भित्ति पट्टिकाओं के बीच की खांच में उपस्थित होता है। अतः लाल डायनोफ्लैजिलेट की संख्या में विस्फोट होता है, जिससे समुद्र का जल लाल लाल तरंगे दिखने लगती हैं। इतनी बड़ी संख्या के जीव से निकले जीव विष के कारण मछली एवं अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। उदाहरण कोनिया लैक्स। टॉपिक 2.2.3 यूग्लिनॉइड। इनमें से अधिकांशतः स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी है जो स्थिर जल में पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेलिकल होती है जो इनकी संरचना को लचीला बनाती है। इनमें 2 कशाब होते हैं जिसमें एक छोटा तथा दूसरा लंबा होता है। यद्यपि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश के नहीं होने पर अन्य सूक्ष्म जीवधारियों का शिकार कर परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। आश्चर्यजनक रूप से यूग्लिनॉइड में पाए जाने वाले वर्णक उच्च पादपों में उपस्थित वर्णकों के समान होते हैं। उदाहरण यूग्लिना। चित्र 2.4 ब। टॉपिक 2.2.4 अवपंख कवक। अवपंख कवक मृतपोषी प्रोटिस्टा है। ये सड़ती हुई टहनियों तथा पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये समूह प्लाज्मोडियम बनाते हैं जो कई फीट तक लंबाई का हो सकता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बिखरकर सिरों पर बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं। इन बीजाणुओं का परिक्षेपण वायु के साथ होता है। टॉपिक 2.2.5 प्रोटोजोआ। सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं जो परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में रहते हैं। ये प्राणियों के पुरातन संबंधी हैं। प्रोटोजोआ को 4 प्रमुख समूहों में बांटा गया है। अमीबीय प्रोटोजोआ। ये जीवधारी स्वच्छ जल, समुद्री जल तथा नम मृदा में पाए जाते हैं। ये अपने कूटपादों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। इनके समुद्री प्रकारों की सतह पर सिलिका के कवच होते हैं। इनमें से कुछ जैसे एंट अमीबा परजीवी होते हैं। दूसरा कसाभी प्रोटोजोआ। इस समूह के सदस्य स्वच्छंद अथवा परजीवी होते हैं। इनके शरीर पर कसाब पाए जाते हैं। परजीवी कसाब प्रोटोजोआ बीमारी के कारण होते हैं जिनसे निद्रालु व्याधि नामक बीमारी होती है। उदाहरण ट्रिपैनोसोमा। तीसरा पक्षमाभी प्रोटोजोआ। ये जलीय तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी हैं क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पक्षमाभ पाए जाते हैं। इनमें एक गुहा होती है जो कोशिका की सतह के बाहर की तरफ खुलती है। पक्षमाभों की लयबद्ध गति के कारण जल से पूरित भोजन गलेट की तरफ भेज दिया जाता है। उदाहरण पैरामीशियम। चित्र 2.4 द। चौथा स्पोरोजोआ। इस समूह में वे विविध जीवधारी आते हैं जिनके जीवन चक्र में संकरण करने योग्य विषाणु जैसे अवस्था पाई जाती है। इसमें सबसे कुख्यात प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी प्रजाति है जिसके कारण मानव की संख्या पर आघात पहुंचाने वाला प्रभाव पड़ता है। टॉपिक 2.3 कवक फंजाई जगत। परपोषी जीवों में फंजाई का जीव जगत में विशेष अद्भुत स्थान है। इनकी आकारिकी तथा वास स्थानों में बहुत भिन्नता होती है। आपने नम रोटी व सड़े हुए फलों में कवक को देखा होगा। सामान्य छत्रक, मशरूम तथा कुकुरमुता टोड स्टूल भी फंजाई है। सरसों की पत्तियों पर स्थित सफेद धब्बे
धब्बे परजीवी फंजाई के कारण होते हैं। कुछ एक कोशिक फंजाई जैसे ईस्ट का उपयोग रोटी तथा बियर बनाने के लिए किया जाता है। अन्य फंजाई पौधों तथा जंतुओं के रोग के कारण होते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं में कीट रोग पक्सिनिया के कारण होता है। कुछ फंगस जैसे पेनिसिलियम के प्रति जैविक एंटीबायोटिक का निर्माण होता है। फंजाई विश्वव्यापी है और ये हवा, जल, मिट्टी में तथा जंतु एवं पौधों पर पाए जाते हैं। ये गर्म तथा नम स्थानों पर सरलता से उग जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? हाँ, इससे हम अपने भोजन को बैक्टीरिया अथवा फंजाई के कारण खराब होने से बचाते हैं। परंतु फंजाई तंतुमय है, लेकिन ईस्ट जो एक कोशिक है, इसका अपवाद है। ये लंबी पतली धागे की तरह की संरचना होती है जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु के जाल को कवक जाल माइसीलियम कहते हैं। कुछ कवक तंतु सतत नलिकाकार होते हैं जिनमें बहुकेंद्रकीय कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म भरा होता है, जिन्हें संकोशिकीय कवक तंतु कहते हैं। अन्य कवक तंतुओं में पट्टीय होता है। फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन तथा पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। अधिकांश फंजाई परपोषी होती हैं। वे मृत से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर लेती हैं, अतः इन्हें मृतजीवी कहते हैं। जो फंजाई सजीव पौधों तथा जंतुओं पर निर्भर करती हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। ये शैवाल तथा लाइकेन के साथ तथा उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बना कर भी रह सकते हैं। ऐसे फंजाई सहजीवी कहलाती हैं। फंजाई में जनन काई खंडन, विखंडन तथा मुकुलन विधि द्वारा होता है। अलैंगिक जनन बीजाणु, जिसे कोनिडिया कहते हैं, अथवा धानी बीजाणु अथवा छल बीजाणु द्वारा होता है। लैंगिक जनन निषिकांड एस्कस बीजाणु तथा बीसीडियम बीजाणु द्वारा होता है। विभिन्न बीजाणु सुस्पष्ट संरचनाओं में उत्पन्न होते हैं जिन्हें फलनकाय कहते हैं। लैंगिक चक्र में निम्नलिखित 3 सोपान होते हैं। पहला, 2 चल अथवा अचल युग्मकों की प्रोटोप्लाज्म का संलयन होना, इस क्रिया को प्लाज्मोगैमी कहते हैं। दूसरा, 2 केंद्रकों का संलयन होना, जिसे केंद्र संलयन कहते हैं। तीसरा, संयुग्मनज। तीसरा, युग्मनज में मियोसिस के कारण अगुणित बीजाणु बनना। लैंगिक जनन में संयोज संगम के दौरान 2 अगुणित कवक तंतु पास पास आते हैं और संलयित हो जाते हैं। कुछ फंजाई में 2 गुणित कोशिकाओं में संलयन के तुरंत बाद एक द्विगुणित 2n कोशिका बन जाती है। यद्यपि अन्य फंजाई एस्कोमाइसिटीज में एक मध्यवर्ती द्विकेंद्र की अवस्था n+n अर्थात एक कोशिका में 2 केंद्रक बनते हैं। ऐसी परिस्थिति को केंद्रक युग्म कहते हैं तथा इस अवस्था को फंगस की द्विकेंद्रक प्रावस्था कहते हैं। बाद में प्रकेंद्रक संलयन हो जाते हैं और कोशिका द्विगुणित बन जाती है। फंजाई फलनकाय बनाती है जिसमें न्यूनीकरण विभाजन होता है, जिसके कारण अगुणित बीजाणु बनते हैं। कवक जाल की अकार्की बीजाणु बनने तथा फलनकाय बनने की विधि जगत को विभिन्न वर्गों में विभक्त करने का आधार बनते हैं। टॉपिक 2.3.1 फाइकोमाइसिटी जलीय आवासों, गली सड़ी लकड़ी, नम तथा सीलन भरे स्थानों अथवा पौधों पर अविकल्पीय परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। कवक जाल अपटीय तथा बहुकेंद्रकीय होता है। अलैंगिक जनन छल बीजाणु अथवा अचल बीजाणु द्वारा होता है। ये बीजाणु धानी में अंतर जातीय उत्पन्न होते हैं। 2 युग्मकों के संलयन से बीजाणु बनते हैं। इन युग्मकों की आकार की एक जैसी समयुग्मता अथवा भिन्न असमयुग्मकीय अथवा विषम युग्म
नकारात्मकी हो सकती हैं। इसके सामान्य उदाहरण है म्यूकर राइजोपस, रोटी के कवक पहले ही बता चुके हैं, तथा एल्ब्यूगो, सरसों पर परजीवी फंजाई। टॉपिक 2.3.2 एस्कोमाइसिटीज। इन्हें सामान्यतः थैली फंजाई भी कहते हैं। विरले पाए जाने वाले एस्कोमाइसिटीज एक कोशिकी जैसे ईस्ट सैक्रोमाइसिटीज, सैक्रोमाइसीज के अलावा ये बहुकोशिक जैसे पेनिसिलियम होते हैं। ये मृतजीवी, अपघटक परजीवी अथवा समलरागी पशुविष्ठा पर उगने वाले होते हैं। कवक जाल शाखित तथा पटीय होता है। अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया होते हैं जो विशिष्ट कवक जाल जैसे जिसे कोनिडियम धर कहते हैं पर बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। कोनिडिया अंकुरित होकर कवक जाल बनाते हैं। लैंगिक बीजाणु को एस्कस बीजाणु कहते हैं जो बीजाणु थैलिसम एस्कस के अंतर्जातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। ये एसाई एक विभिन्न प्रकार की फलनकाय में लगी रहती हैं जिन्हें एस्कोकार्प कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण एस्परजिलस चित्र 2.5b, क्लेविसे तथा न्यूरोस्पोरा है। न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैव रासायनिक तथा अनुवांशिक प्रयोगों में बहुत किया जाता है। इसी कारण यह पादप जगत के ड्रोसोफिला के नाम के सामान्य प्रसिद्ध है। इस वर्ग में आने वाले मारिल तथा टफल खाने योग्य होते हैं। इन्हें सुस्वादु भोजन समझा जाता है। टॉपिक 2.3.2 बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज के ज्ञात सामान्य प्रकार मशरूम, पृष्ठ फंजाई तथा पफबाल हैं। ये मिट्टी में लट्ठे तथा वृक्ष के डूडों पर तथा सजीव पौधों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं जिसे कीट तथा कंड या स्मट कवक जाल शाखे तथा पटीय होता है। इसमें अलैंगिक बीजाणु प्रायः नहीं होते हैं लेकिन कायिक जनन खंडन विधि द्वारा बहुत सामान्य है। इसमें लैंगिक अंग नहीं होते लेकिन इनमें प्लाज्मोगैमी विभिन्न स्ट्रेनों वाली दो कायिक कोशिकाओं अथवा जीन प्रारूप के संलयन से होती है। इसमें बनने वाली संरचना द्विकेंद्र की होती है जिससे अंततः बेसिडियम बनते हैं। बेसिडियम में केंद्रक संलयन कैरियोगैमी तथा मियोसिस होता है जिसके कारण 4 बेसिडियम बीजाणु बनते हैं। बेसिडियम बीजाणु बेसिडियम पर बहिर्जातीय उत्पन्न होते हैं। बेसिडियम फलनकाय में लगे रहते हैं जिसे बेसिडियोकार्प कहते हैं। इसके कुछ सामान्य उदाहरण एगैरिकस मशरूम चित्र 2.5 ऑस्ट्रिलैगो कंड तथा पक्सिनिया किट फंगस है।